तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लेट्स सी अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और कौन सी ड्यूटी मिली हुई है इन पार्लियामेंट, कल हमने डिस्कस किया था। राज्यसभा की क्या है? तो इन्हीं को ड्यूटी दी है, किसी और पर्सन को हमने एक ऑफिशियल चेयरपर्सन क्यों नहीं बनाया? वाई वाइस प्रेसिडेंट? अगर क्वेश्चन आ जाए सोचो इस बारे में। सर क्वेश्चन ये है कि वाई ओनली वाइस प्रेसिडेंट, कोई और क्यों नहीं? हमने बोला देखो पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है ना, हमने डिस्कस किया था। पार्लियामेंट में एक आपको हो गया लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट तो क्या हो गया, कमांडर ऑफ फोर्सेस हो गए ना, हेड हो गए इसके स्टेट के। अब लोकसभा में हमारे हेड कौन है, वो रूलिंग पार्टी से आएगा, स्पीकर जो अपॉइंट करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा क्यों बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं बनाया गया? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में किना को नहीं है। जब थोड़ा प्रेसिडेंट नहीं होता था, ही अजीम तो चाहता था प्रेसिडेंट फिर सर एक एक्सपेक्टेशन काम ही नहीं करते करते जब पार्लियामेंट जाने नहीं सर, जो प्रेसिडेंट नहीं हैगा, एक प्रेसिडेंट का ऑफिस डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो तो सर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बच्चे फिर तो आपके पास वो है ना, क्या कहते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन है। वो भी तो दसने सर इतना वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये भी एग्जीक्यूटिव इन्हों रिप्रेजेंट करे यूनिवर्सिटी चे ये तक का थोड़ी नहीं है। हाँ, ये मेंटेन न्यूट्रलिटी अमंग स्टेट्स। सो उन्होंने चार्ज है किस चीज का, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन था ना। देखिए वाइस प्रेसिडेंट देख लें आप। सर वो प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट कर ली। हाँ वो तो है, बिल्कुल सही बात है। इंट्रोडक्शन देखते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? वाइस प्रेसिडेंट। लिखना भी साथ में, ठीक है? स्लाइड्स मिल जाएंगी पर लिखना पड़ेगा साथ में। डब्ल्यू हेडिंग वाइस प्रेसिडेंट लिखो। ही इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस क्या है आपका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इसका इलेक्शन और इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए। तो लिखो इसमें वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द कंट्री, एक्टिंग एज ex officio chairman of Rajya Sabha, acting as ex officio chairman of Rajya Sabha, elected for a term of 5 years. Elected for a term of 5 years. Election प्रोसेस की है एक इलेक्टोरल कॉलेज। वी विल सिलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज। इनको इलेक्ट कौन करेगा? एक इलेक्टोरल कॉलेज। और वो क्या क्या कंसिस्ट करेंगे? इट विल कंसिस्ट द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लिखो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of both houses of parliament, consisting of members of both houses of parliament। दो हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्टम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? हाँ जी मैडम बताओ मैम। याद आ जाएगा बताने के लिए मैंने कम किया बहुत। फिर इसके अंदर आपने बताया था कि प्रेफरेंस दी जाती है एक एक पर, जैसे ये बैलेट पेपर है, कैंडिडेट ए बी सी डी, इसको बोलेंगे बैलेट पेपर। यहाँ पे आपने क्या देना है? अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। क्या देना है आपने? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो उस बेसिस पे क्या होगा, नीचे आपके बैलेट बॉक्सेस होंगे लाइक ए बी सी डी। जो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उस हिसाब से बैलेट पेपर कहाँ जाएगा? बैलेट बॉक्सेस के अंदर जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्लियर मेजॉरिटी किसके पास है। अगर हमें फर्स्ट इंस्टेंस पे क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे? जिसके पास भी लीस्ट वोट्स हैं हम वो वाला बैलेट बॉक्स ओपन करेंगे। अब उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी तो उसका बैलेट पेपर सेकंड जो प्रेफरेंस उस बॉक्सेस में ट्रांसफर होगा, सो दैट हमारे पास एक विनर आ जाए। अगर यहाँ पे भी चीज मैच्योर नहीं होती है फिर हम जो सेकंड लास्ट है हम उसका देखेंगे कि जिसका सेकंड लास्ट वोट्स है उसका बैलेट पेपर हम क्या करेंगे? सिंगल करके ट्रांसफर करेंगे। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लिखो जी
the election is held through PRS, that is proportional representation system. The election is held through PRS, that is proportional representation system, by means of single transferable vote. इसको बोलते हैं STV, by means of single transferable vote. तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है इलेक्शन प्रोसेस? देखो ये आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द इलेक्शन प्रोसेस। ये क्या करता है? ये गवर्न करता है किसको? इलेक्शन प्रोसेस को। किसके? वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्लियर है कि इलेक्शन प्रोसेस इसका। फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु कैन बी या इलेक्टेड या हु कैन बी सिलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपका क्या है? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज कितनी चाहिए? एटलीस्ट 35 इयर्स ओल्ड। ये एज ब्रैकेट आपने कहीं और भी सुना? 35 इयर्स ओल्ड वाला। एक्सीलेंट। तो प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए? 35। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए? 35। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कौन से हाउस के मेंबर क्वालिफिकेशन चाहिए? राज्यसभा। प्रेसिडेंट के लिए कौन से हाउस की क्वालिफिकेशन चाहिए? लोकसभा। तो दोनों में डिफरेंस है। और लास्ट क्या? शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ये बच्चे पहले तो डबल काम करना। देखो, एक तो वाइस प्रेसिडेंट भी है और सेकंड ये क्या है? चेयरमैन भी है। तो दो काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। हम बोलेंगे कि अगर आपको किसी ऑफिस से, मतलब पब्लिक ऑफिस से आपको अगर आपको पब्लिक ऑफिस से प्राइवेट गेन हो रहा है तो वो ऑफिस से क्वालिफाई कर जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या? अगर आप किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होल्ड कर रहे हो पोजीशन तो कोई बात नहीं है, तो कोई चक्कर नहीं है। पर अगर आपको अपने ऑफिस से भी आपको प्राइवेट गेन हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आपको क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है पोजीशन से, उसको क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होल्ड नहीं करेगा कोई पोजीशन। चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो तो सब गेन होता है। ये बच्चे जो गेन होगा ना, दे आपको सब्सटेंशिएट की गेन हुआ है, सिर्फ बोलने से नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि गेन हुआ पीएसयू होगा, वो तो डायरेक्ट पॉइंट ना है। तो पीएसयू का डायरेक्ट पॉइंट ना देखे, उससे जो प्रोग्राम है हां, यूनिवर्सिटी तो भी कॉम्पिटिटिव है। हां, तो कह रहे हैं कि जे कोई स्टेट या सेंट्रल लेवल रिक्वायरमेंट है, दैट विल नॉट क्वालिफाई टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कंप्लीटली स्टेट या कंप्लीटली सेंट्रल विल नॉट क्वालिफाई, सेमी सेंट्रल या सेमी स्टेट कैन क्वालिफाई। ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, ओथ एंड टर्म ऑफ ऑफिस। तो इनकी ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखो जी, द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है? होल्ड्स ऑफिस फॉर कितने टाइम के लिए ऑफिस मिलता है? 5 इयर्स, बट कैन कंटिन्यू अंटिल अ सक्सेसर इज इलेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल हो गए तो इनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक इनका सक्सेसर नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट आपके वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। ठीक है जी। होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 इयर्स बट कैन कंटिन्यू अंटिल अ सक्सेसर इज इलेक्टेड। और थर्ड क्या है? कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इन्होंने रिजाइन करना है तो ये रेजिग्नेशन लेटर देंगे किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अजय, अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो लेटर किसको दिया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को। तो रेसिप्रोकल है। अगर तो प्रेसिडेंट है तो ये किसको दे रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। रेजिग्नेशन लेटर कैसे चलता है? ठीक है, तो रिटन रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। फिर आता है पावर्स एंड फंक्शंस। तो पहली पावर क्या है? ही एक्ट्स या शी एक्ट्स as ex officio chairman of राज्यसभा। तो राज्यसभा में कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी दी हुई है कि आपने एक्स ऑफिशियल चेयरमैन एक्ट करना है। स्टेप्स इन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब आपके प्रेसिडेंट नहीं है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं। वो कहां लिखा है? आर्टिकल 65 में। और थर्ड क्या है? अब यहाँ पे लिखा है, पॉइंट आ गया, प्लेज अ लिमिटेड एग्जीक्यूटिव रोल कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। तो बच्चे एग्जीक्यूटिव रोल तो है पर बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन कौन है आपका? प्रेसिडेंट। और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। तो ये तभी करेंगे जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 65 के अंदर क्या लिखा है कि जब आपके प्रेसिडेंट नहीं है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे? वो उनका रोल अज्यूम करेंगे और वहां पे ड्यूटीज डिस्चार्ज करेंगे। और इनके पास वैसे ओवरऑल क्या है? एग्जीक्यूटिव रोल एक लिमिटेड फॉर्म में। क्लियर है? ऑफिस इंस्पायर्ड द कंक्लूजन यूएसए व्हिच द
तो आप किसी यूएस की कंट्री देखते हो तो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन नाम है सर ये मतलब सेम इंस्पायर्ड बेस है, उसमें फर्क क्या है, जो यूएस से आपका, उसमें जो लेजिस्लेचर है ना, दे आर द कॉमन सिटीजंस। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना, हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो हमारी कंट्री में है। तो पहले हम लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे आगे जो चीजें हैं वो अपॉइंट होती है। यूएस में सिस्टम रिवर्स है। यूएस में आप सिस्टम किसके इलेक्शन के लिए करते हो, प्रेसिडेंट के। जब आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हो, चूज करते हो, तो प्रेसिडेंट कॉमन सिटीजन में से बताता है कि ये मेरा लेजिस्लेचर। तो ये फर्क है, ठीक है जी। तो सिस्टम वहां पे रिवर्स है। हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहां पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी रिमूवल प्रोसेस इनकी। ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा। तो रिमूव कौन करेगा, एक रेजोल्यूशन से, कौन सा हाउस, राज्यसभा से। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी तो रिमूव होगा। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, राज्यसभा को। मीटिंग कंटिन्यूटी अगर कुछ प्रेसिडेंट सेकंड क्या, रिक्वायर्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड एग्रीमेंट ऑफ ऑल्सो। जब इनको रिमूव करना है तो कौन सी मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, हाँ जी अजय, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमने किया था ना, प्रेसिडेंट को 50% plus one of total strength टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। super majority president प्रेसिडेंट वोटिंग इज सिंपल। इफेक्टिव में क्या, टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी, और स्पेशल क्या, 2/3। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए कि मेजॉरिटी कौन सी चाहिए, एब्सोल्यूट, उसका फॉर्मूला क्या है, 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और कौन एग्री करेगा, लोकसभा एग्री करेंगे रिमूवल के लिए, ठीक है जी। लास्ट क्या है, नो फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस लाइक द प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट को फॉर्मली इंपीच करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है इंपीचमेंट का। ये लिख लिया आपने, साथ साथ लिख रहे हो ना आप इसको। फिर अगर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 63 में क्या गिवन है, आर्टिकल 63 में गिवन है आपको ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेंशन किया हुआ है कि आपको ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 में क्या गिवन है, वाइस प्रेसिडेंट एज राज्यसभा चेयरमैन। तो वाइस प्रेसिडेंट किसकी तरह काम करेगा, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करेगा। 65 में क्या गिवन है, फंक्शंस ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है जी। और आर्टिकल 66 में क्या गिवन है, इसका इलेक्शन प्रोसेस। तो लिख लो आर्टिकल 66 में क्या गिवन है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये लिख लिया आपने 4 आर्टिकल्स। अच्छा लिख लिया बच्चे, आर्टिकल 63 क्या होता है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की आपकी कंट्री में क्या होगा, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट एज राज्यसभा चेयरमैन। आर्टिकल 65 किस चीज की बात करता है, फंक्शंस एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। और 66 में क्या है, इलेक्शन प्रोसेस। की केस लॉ की अगर हम बात करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसके अंदर, तो पहला आपका है कि वाइस प्रेसिडेंट हैज नो वोटिंग पावर इन राज्यसभा एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ अ टाई। तो उनके पास भी क्या है, कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट क्या होती है कि जब आपकी रूलिंग पार्टी और जो ऑपोजिशन पार्टी है दोनों की वोट्स इक्वल होती हैं और कोई डिसीजन नहीं आता है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट वोट करेंगे। और इनके पास क्या है, कास्टिंग वोट है। और ये टाई के केस में वोट करेंगे, तो नहीं तो ये नॉर्मल टेन्योर में वोट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट अज्यूम प्रेसिडेंशियल पावर्स परमानेंटली, ओनली एक्ट्स एज इंटरिम प्रेसिडेंट। मतलब जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते तब तक ये काम करेंगे, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। अगर आपके प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ टाइम बीइंग के लिए प्रेसिडेंट होंगे, ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक।
लास्ट है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर हम देखें वाइस प्रेसिडेंट के अंदर, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा प्रोसीडिंग से वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है? इनका काम है सिर्फ राज्यसभा की प्रोसीडिंग में, वैसे ये राज्यसभा में नहीं जाएंगे, जब वहां पे इनको बुलाया जाएगा तभी ये जाएंगे, क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा ऑफिशियल ड्यूटी दी है इसकी चेयरमैन की। इनकी जॉब के साथ ये ड्यूटी नहीं आती है, पर ये वाइस प्रेसिडेंट है तो इनको एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दी है। सेकंड क्या है, रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंडिडेट, कि आपको क्वेश्चन कहां से आ सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और जो जो कैंडिडेट्स हैं कौन से सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होता है, तो सिस्टम आपका क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और थर्ड का इंक्रीज डिप्लोमेटिक रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो जब आपके प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो इनके पास किस चीज की पावर आ जाती है, डिप्लोमेटिक रिस्पांसिबिलिटीज की, और ये उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वाइस प्रेसिडेंट। कोई डाउट बच्चे वाइस प्रेसिडेंट के अंदर? कंक्लूजन में देखें, द वाइस प्रेसिडेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग में क्या क्रूशियल रोल अप्लाई करते हैं? इन केस ऑफ अ टाई दे कैन वोट, दिस टू द कास्टिंग वोट। सेकंड क्या, लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर्स बट एक्ट एज बैकअप फॉर प्रेसिडेंट, कि जब आपके प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। और लास्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है आपका परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता, तो जब लोकसभा डिसॉल्व है या लोकसभा के अंदर कोई भी काम नहीं होगा तो लॉ बनाएगा कौन, राज्यसभा, कुछ टाइम के लिए, और इसको सिग्नेचर या इसको सिग्निफाई कौन करेगा, चेयरमैन। कौन है वो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द। तो ये आपका, हाँ जी बच्चे, सर कैन वाइस प्रेसिडेंट पास ऑर्डिनेंस इन द प्लेस, कैन वाइस प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस नहीं बच्चे, वो नहीं, गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास है। सर जब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट, हाँ तब कर सकते हैं बच्चे, ऑर्डिनेंस, तब कर सकते हैं, तब तो आर्टिकल आपका 123 है ना, आपका आर्टिकल 123 फॉर दैट, तब कर सकते हैं। नॉर्मल टेन्योर में नहीं करेंगे, पर जब वो नहीं है तो कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट? की वाइस प्रेसिडेंट में रिवाइज करो, 5 मिनट से रिवाइज वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया था? रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के ऊपर। जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट के, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे होते हैं इलेक्शन का सिस्टम। क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल। इसके ऊपर इलेक्शन आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। कोई डाउट इस टॉपिक में? छोटा टॉपिक है ये, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? ठीक है जी, क्लियर है जी टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा जी, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। इंडिया में क्या है आपके पास, इंडिया में आपके पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसमें क्या है, इसमें आपके पास 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो लोकसभा में आपकी रूलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट्स हैं, वो अपने में से किसको चूज करते हैं, वो अपने में से एक मेंबर को चूज करती है, जो प्राइम मेंबर होते हैं, मतलब जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो रूलिंग पार्टी चूज करती है। और इसके साथ क्या होगा, इसका काउंसिल होगा जो प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जो इंडिया का सिस्टम है, जिसमें आपके पास पीएम है, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। रियल हेड क्यों है, क्योंकि लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी में पार्टी है, उसका लीडर है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनडायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की विल के बाहर ही इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है जी, तो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड इज लिखो, ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। He is the real head of the government. The Union Council of Ministers aid and advises the President. तो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या करते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके कोई डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेके क्या करेंगे, वो डिसीजन लेके अपने हेड को बताएंगे। इनका हेड कौन है जी, पीएम। और पीएम और डिसीजन किसको बताएगा, पीएम और डिसीजन प्रेसिडेंट को बताएगा। तो पीएम क्या है, पीएम एक
पोजीशन है, ये एक मैसेंजर है जो यूनियन काउंसिल के डिसीजन को प्रेसिडेंट तक लेके जाता है। अगर प्रेसिडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पीएम को बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, पीएम अपने काउंसिल को बताएगा। तो प्राइम मिनिस्टर एज सच कहीं में मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें से एक ऐसा मेंबर होगा जो इनको हेड करेगा, जो इनका प्राइम मेंबर, जो इनका इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जितने भी आपके मेंबर्स यूनियन काउंसिल में वो सारे ही मिनिस्टर्स होंगे। मतलब इनके पास क्या है, इनके पास इनका पोर्टफोलियो है और इनके पास क्या है, इनके पास इनकी मिनिस्ट्री है। सर कितनी स्ट्रेंथ होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, बताओ न्यूमेरिकल नंबर। 81 अप्रोक्सीमेटली 81। तो हम कहते हैं कि 80+1 मेंबर्स होते हैं किसके अंदर, यूनियन काउंसिल के अंदर। तो ये क्यों, ये मिनिस्टर के पास पोर्टफोलियो है, जो बाकी मेंबर्स हैं वो सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आया समझ। तो ये 80+1 मेंबर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। और ये डिसीजन किसको बताता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि हमारी की मेरी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है और इस काउंसिल अकॉर्डिंग काम। ठीक है जी। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट। इसके अपॉइंटमेंट करता कौन है, हाँ जी कौन करता है, आर्टिकल 75 में इसके अपॉइंटमेंट के बारे में गिवन है। अपॉइंटमेंट करता कौन है, इसकी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। इसमें क्या है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि उसको लोकसभा की मेंबरशिप ही मिलेगी, वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। कोई ऐसे प्रीवियसली प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा से हैं और नहीं, आईके गुजराल, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये कहां से थे, ये मेंबर था राज्यसभा के, और ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस जरूरी है उसको ये ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही और शी इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। तो जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जो लीडर ऑफ सेकंड मेजॉरिटी पार्टी है उसको क्या बोलेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है जी, जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर उसको क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर। जो लीडर सेकंड मेजॉरिटी पार्टी का उसको क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, क्या हमारा पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्या पहले था, क्यों नहीं था, 10%। क्या 10% था। लोकसभा हमने बोला कि जो भी पार्टी में ऑपोजिशन में होगी उसके पास लोकसभा की मिनिमम 10% सीट्स होनी चाहिए। तो लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल 550 करंट की बात करें टोटल, तो कितनी सीट थी हमें, 55। कांग्रेस के पास सीट कितनी थी, 52। तो उस वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास नहीं था। ठीक है, अगर ना प्री कोलिशन हो गए, जैसे फिर मतलब जिਵੇਂ यूपीए हो गया प्रॉपर में, मतलब प्री इलेक्शन अलायंस हां वो हो सकता है, पर पोस्ट इलेक्शन ऐसे नहीं, पोस्ट इलेक्शन लास्ट है नॉट एन एमपी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स। हमने बोला है कि अगर कोई मेंबर को हमने पीएम बना दिया पर वो अभी अपॉइंटेड नहीं है एज एन एमपी, वो किसी का उसका मेंबर नहीं है, तो जब उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ पीएम तो विद इन 6 मंथ्स, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर ले लेता तो ठीक है, अगर नहीं लेता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर नया पीएम अपॉइंट करेंगे। तो ये क्या, ये अपॉइंटमेंट है किसकी, प्राइम मिनिस्टर। कोई डाउट नहीं आपको, लिखिए आप, नहीं है अजय लिखिए है, देखो बच्चे आपके लिए तो ये स्लाइड बन जाएगी, आपको देखो
बोल तो ये रे सर कोई दिक्कत नहीं हम गेट जाने में बता दो यहाँ पे लिख लिया आगे लिख लो ना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी पावर एंड फंक्शंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास। पावर एंड फंक्शंस की बात देखते हैं। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव हेड क्यों बोलते हैं, हम कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती, है ना, मैं सरकार निकम्मी है। तो सरकार क्या है, सरकार आपकी गवर्नमेंट इन पावर, इसको हम पूछते हैं। और वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है। हमने कहा कि हमारे पास तीन तरह की ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर में दोनों हाउस जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव आपकी रूलिंग पार्टी, एग्जीक्यूटिव क्या आपकी एग्जीक्यूटिव रूलिंग पार्टी है। तो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नमेंट का। क्यों, क्योंकि इनकी जो पार्टी है वो रूल कर रही है और इनको और इसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड क्या है, सॉरी, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट क्या है, यूनियन कैबिनेट वो पोर्टफोलियो है जो पूरी कंट्री को रन करते हैं। इसमें कौन कौन से आपके आते हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका फाइनेंस, होम। तो इनको रिप्रेजेंट कौन करता है, इनको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर से रोज बात करता है, देखते हैं कंट्री की हेल्थ क्या है उसके बारे में बात की जाती है। थर्ड क्या है, ही इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। जैसे भी हमने डिस्कस किया था ना कि आपका जो यूनियन काउंसिल है वो क्या लेता है, यूनियन काउंसिल आपका डिसीजन लेता है। अब देखो 80 मेंबर्स लाके रोज प्रेसिडेंट को मिलेंगे, चीज फिजिबल नहीं है, या ये चीज ठीक नहीं है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए हम एक ऐसे मेंबर को चूज करें जो सबसे ज्यादा फ्री है, कोई ज्यादा काम नहीं है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा जाके होंगे। और वो कौन है आपके पीएम है, ठीक है। तो क्या है, ही इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। तो यूनियन काउंसिल के डिसीजंस इसको ये बताते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को क्या बोलता है कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये उस किसको बताते हैं, दोबारा यूनियन काउंसिल को। तो ये मैसेंजर है बिटवीन यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्रेसिडेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया एट ग्लोबल फोरम्स। प्रेसिडेंट ही नहीं होता, नहीं, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल फोरम, कोई डिग्निटरी आ रहा है उनके नाम पे ये आगे, ठीक है। हाँ जी मैम, प्रेसिडेंट कौन है इस करंट के, कहाँ से है, कौन से ट्राइब से है, हाँ जी, अजय संथल, ठीक है जी। और लास्ट में क्या है, दे कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। डिसोल्यूशन क्या होता है, हाँ जी सर, डिसोल्यूशन क्या होता है सर, टेन्योर पूरा एंड करने के लिए न्यू लोकसभा आएगी। तो इसको रिकमेंड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। क्यों रिकमेंड करेगा, एक इसकी एडवाइस के ऊपर रिकमेंड करेगा। तो ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के ऊपर रिकमेंड करेगा कि हाँ जी अब लोग अगर हमारे में इंटरेस्ट है या हमारा इंटरेस्ट नहीं लोगों को या कंट्री को रन करने के लिए, तो अब लोकसभा को डिसॉल्व करो और न्यू मेजॉरिटी एक समय और नया काम करेंगे। हाँ हाँ जी बच्चे। फिर नेक्स्ट है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर विल बी अ पीएम हु विल हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मेंबर्स हैं आपकी पार्लियामेंट के, जो एक तो रूलिंग पार्टी में से है और दूसरा जो रूलिंग पार्टी है उनका कॉन्फिडेंस और उन मिनिस्टर्स के अंदर, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं, हमने माना कि ये क्या है, ये पार्लियामेंट है, ये आपकी है जी लोकसभा, ये आपकी है राज्यसभा, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पार्लियामेंट, ठीक है जी। अब रूलिंग, अब यहाँ पे भी रूलिंग पार्टी है, यहाँ पे भी ऑपोजिशन पार्टी है, यहाँ पे भी रूलिंग पार्टी है सेम, यहाँ पे भी क्या है, ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। अब रूलिंग पार्टी ने कुछ मेंबर यहाँ से चूज किए, कुछ मेंबर यहाँ से चूज किए, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बच्चे दोनों तरफ से मेंबर आएंगे, लोकसभा से भी राज्यसभा से। जरूरी नहीं है कि अगर रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी लोकसभा में है तो लोकसभा से सारे मेंबर होंगे, तो दोनों हाउसेस से मेंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो ये मेंबर्स हैं, जो आपका ये काउंसिल है, इसको हेड कौन कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है। तो इन काउंसिल में से एक मेंबर को बनाया है हमने प्राइम मेंबर, जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लिखा है यहाँ पे आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, पीएम हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। पार्लियामेंट में हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में भी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन है, यहाँ पे भी रूलिंग और ऑपोजिशन है। जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इन दोनों में से क्या आपका आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। और ये 80 मेंबर्स होते हैं एट द मैक्सिमम। अभी आई थिंक 54 या 55 मेंबर्स हैं। अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखी जाए तो कितनी हो सकती है, 15% द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वो कितनी होगी, 80। कॉन्सेप्ट समझ आएगी। काउंसिल ऑफ मेंबर्स आते हैं कहां से, और इनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, सरकार। बाकी क्या है, बाकी सब लेजिस्लेचर है। मतलब हम कहते हैं कि आपका टोटल 800 मेंबर्स है ना, 550 प्लस 250, 80 को निकाल दो, जो आपके 720 मेंबर्स का वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, और ये 80 मेंबर्स के आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सरकार। अगर सरकार कोई काम नहीं करती, एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता, तो हम इन 80 मेंबर्स की बात करें एट द मैक्सिमम। आया कॉन्सेप्ट समझ, कोई डाउट किसी को कॉन्सेप्ट में? ठीक है जी। सेकंड क्या है, 3 कैटेगरीज की होती है आपकी यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल आपकी 3 कैटेगरीज की होती है। पहली क्या है आपकी, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से हैं, वो की मिनिस्टर्स हैं डिसीजन मेकिंग में, जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। इनके पास क्या होता है, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं। जैसे हमने बात की डिफेंस, होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। सेकंड कैटेगरी में क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये क्या है, विद और विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज। इनको एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का चार्ज दे सकते हैं। हो सकता है कैबिनेट सब अटैच्ड हो, इनके पास ना भी हो। पर थर्ड आपके पास क्या, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये कौन है, असिस्ट कैबिनेट एंड स्टेट मिनिस्टर। तो ये असिस्ट किसको करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को, स्टेट मिनिस्टर को, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, और कैबिनेट को असिस्ट करके काम करने के लिए क्या बोलते हैं, आपके डेप्यूटी मिनिस्टर को। अगर 3 टाइप के काउंसिल अगर आपको पता होना चाहिए, एक आता है कैबिनेट, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और थर्ड आता है डेप्यूटी मिनिस्टर। नहीं नहीं बच्चे, इनोवेशन है, कन्वेंशन आर इनोवेशन ओनली। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैडम, तो यू आर एबल सिट इन द क्लास। बाकी वकील लोग ये सर आपके साथ वाले कल चार्जर अगले गेट निकाल दो सर। वॉलीबॉल का मैच हमने वॉलीबॉल खेली कल, हमने 4 बंदे इकट्ठे खेल रहे, निर्मला से खेले देखे। मैं तो वैसे ही कहने का ये भी वकील है, ये ना हाँ हाँ हमारा जोड़ी जाती है। आप लिख लीजिए समझे। नेक्स्ट लिखेंगे रिस्पांसिबिलिटीज क्या है मिनिस्टर्स की। तो पहले क्या है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या है, ये लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पांसिबल है। क्वेश्चन आता है व्हाई लोकसभा, व्हाई नॉट राज्यसभा, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे सीट की है उन्होंने लोकसभा में, तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किस पर, लोकसभा को है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर। तो अगर ये कुछ गलत काम करते हैं तो लोकसभा इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकती है। और वो किस चीज के थ्रू रिमूव करेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो मैं कह रही थी ना। किस चीज के थ्रू रिमूव करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो लेजिस्लेचर बोलेगा कि हमारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है। मतलब क्या है कि जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, या आपके अंदर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हम न्यू इलेक्शंस करवाएंगे और नई अपनी सरकार बनाएंगे। क्लियर नहीं आता? सेकंड क्या है, मिनिस्टर्स के पास क्या है, अपनी खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। तो जो जो डिपार्टमेंट किसी मिनिस्टर के पास है तो इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं करता। और लास्ट में क्या है, इनके पास क्या होते हैं, कैबिनेट कमिटीज होती हैं। वो क्या करती हैं, जो भी स्पेसिफिक पॉलिसीज होती है वो कमिटीज में पॉलिसीज को बनाती हैं और उसके ऊपर फंक्शन या वर्क करती हैं। ठीक है जी। देन लास्ट क्या है, कैबिनेट कमिटीज दे हैंडल स्पेसिफिक पॉलिसी एंड वर्क अकॉर्डिंग टू। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? उसमें क्या है, उसमें जो पीएम है ना, उसने एब्सोल्यूट पावर ले लिया हर चीज में, वो हर चीज को कंट्रोल करता है। तो उसका प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
नहीं तो क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर रहा है, पर ये कई चीजों में प्रेसिडेंट को सरपास करता है, तो हम कहते हैं सर जो सब्सटेंशिएट करना और इन व्हाट सेंस। एग्जांपल्स देंगे मैं अपनी एज टारगेट से लेके एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल आप दे लो, पंजाब के दे लो। पंजाब वर्सेस यूनियन हम देंगे, पंजाब ने हमेशा ही अपने स्टेट मंथली ट्रीटमेंट किया है, ये लिख रहे हैं पंजाब आपके है तो इंटीग्रल पार्ट ना। वो बात अलग है कि जो पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो दोनों अलग अलग है, तो ये थोड़ी कि आप पंजाब से स्टेप मदर ट्रीटमेंट करोगे। तो ये थोड़ा एग्जांपल अगर हम अपने स्टेट करें, आप जेएनके का दे सकते हो कि जेएनके में आपने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, पर क्या नॉर्मल कंडीशन वहां पे हुई नहीं हुई। आप मणिपुर का एग्जांपल दे सकते हो, मणिपुर में तो स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी है और यूनियन में भी बीजेपी है, तो वहां पे इतने एट्रोसिटीज क्यों हैं। बेसिकली सिलेक्टिव फेडरलिज्म। हाँ, सिलेक्टिव फेडरलिज्म। हमने कहा कि हमारे पास जो टॉपिक था वो किस चीज का था, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, पर आप कर क्या रहे हो, सिलेक्टिव फेडरलिज्म। ये चीज ठीक नहीं है। फेडरलिज्म का मॉडल क्या है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग यूनियन है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप स्टेप ट्रीटमेंट करोगे इसके साथ। अगर आपके साथ नहीं चलना चाहता तो जबरदस्ती थोड़ी है, सरकार के चक्कर में आप सिटीजन से अलग ट्रीटमेंट थोड़ी करोगे। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमारे पास सिंगल है, तो व्हाई दिस स्टेप मदरली स्टेप ब्रदरली, ये चीज है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जी रूल एंड गवर्नेंस का क्या रोल है जी गवर्नेंस के लिए। तो सबसे पहले क्या ये इंप्लीमेंट क्या करते हैं, लॉज एंड पॉलिसीज। जितने भी लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम्स को अप्लाई करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड क्या एक्सरसाइजेस फाइनेंशियल कंट्रोल। क्यों, क्योंकि जो मनी बिल है वो कहां पे ओरिजिनेट होगा, लोकसभा में, किसकी परमिशन के बाद, प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद, और राज्यसभा में इनके पास क्या लिमिटेड पावर्स हैं। तो मनी बिल के थ्रू ये फाइनेंशियल कंट्रोल पूरी कंट्री का कंट्रोल करते हैं। और सेकंड कंट्रोल कैसे करते हैं, सेकंड थ्रू बजट। जैसे हमने कल किया था कि बजट प्रिपेयर कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, बजट स्पीच देंगे, और बजट स्पीच के बाद क्या होगा, बजट स्पीच के बाद बाकी काम होगा आपका किसके अंदर, कंट्री के अंदर। पंजाब में बिल का है, पंजाब में कर लेते हैं, जस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है, रिस्पांसिबल फॉर फॉरेन रिलेशंस एंड सिक्योरिटी। जो भी फॉरेन रिलेशन कंट्री का मेंटेन करने में सिक्योरिटी के लिए रिस्पांसिबल है। और लास्ट में है क्राइसिस मैनेजमेंट इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर किस चीज का काम करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट। ये चीज को रिवाइज करो एक बार, आई विल बैक इन मिनट। यहाँ तक क्लियर है जी। नेक्स्ट हमने बात की थी कि रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। पीए का क्या रिलेशनशिप है, पीए एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट। हमने बात की थी अभी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन कर रहा है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन कर रहा है, पीएम। और एक डिसीजन किसको बताता है, प्रेसिडेंट को, और ये पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। सेकंड क्या है, काउंसिल एडवाइजेस प्रेसिडेंट बाइंडिंग इन मोस्ट केसेस। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है
वो प्रेसिडेंट को बहुत केसेस में एडवाइस करते हैं कि काम कैसे करना है, और एडवाइस लेके कौन जाता है, पीएम लेके जाता है। थर्ड क्या है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अगर आपका लेजिस्लेचर बोले कि हमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर विश्वास नहीं है, वी हैव लॉस्ट द फेथ इन द एग्जीक्यूटिव, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। उसमें क्या है कि यूनियन काउंसिल को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपकी यूनियन काउंसिल रिमूव होती है इसका मतलब क्या है कि आपके पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं तो आपकी जो सरकार है वो क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और कंट्री में न्यू इलेक्शन होंगे। ठीक है, ये तो नहीं है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं इनकी। तो फर्स्ट वी हैव आर्टिकल 74, उसमें क्या है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो जिसको हेड कौन कर रहा है, पीएम, और वो काम क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, दे एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। सेकंड हमारे पास आर्टिकल 75 वो किस चीज की बात करता है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। तो लोकसभा का टेन्योर कितना है, नॉर्मल टेन्योर है 5 इयर्स का, वो पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। तो जितना भी टेन्योर लोकसभा का है उतना ही टेन्योर आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम का है। थर्ड क्या है, आर्टिकल 77, उसमें क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी काम पार्लियामेंट के अंदर होगा वो कौन करेगा, यूनियन काउंसिल एंड पीएम। और फिर आपका आर्टिकल 78, पीएम्स ड्यूटीज टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, कि जो भी काउंसिल डिसीजन लेता है वो डिसीजन पीएम किसको बताता है, वो डिसीजन पीएम प्रेसिडेंट को बताता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, काम होता है। यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट आपका की केसेस अगर हम देखें, वी हैव टू की केसेस। एक तो हमारे पास स्टेट ऑफ पंजाब है, पंजाब हैज ऑलवेज बीन अ गुड स्टेट। तो की केस में सबसे पहले पंजाब की 1974 का, तो उन्होंने किस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाया था, रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन्होंने बोला कि जब इमरजेंसी लगने वाली थी उससे पहले उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास बाकी में इतनी पावर है कि दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। उन्होंने बोला कि डू दे रियली हैव सो मच पावर दैट दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे जुडिशरी ने क्लियर किया कि आप 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, पर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करना। ठीक है। सेकंड केस है ऐसा बोमाई केस 1994, इन्होंने प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट किया था स्टेट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की एडवाइस पे क्या करेगा, डिसमिस नहीं कर सकता है इसको, स्टेट गवर्नमेंट को। दे हैव टू गिव सब्सटेंशियल एविडेंस टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसके लिए। लिख लिया सबने यहां तक? अच्छा लिख लिया बच्चे? हाँ जी मैं। और लास्ट में आपके रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो जैसे अभी नितिन ने पॉइंट आउट किया कि प्राइम मिनिस्टरशिप वाली बात को, तो यहाँ पे वही है रोल ऑफ पीएमओ इन पॉलिसी मेकिंग, कि आप ऐसी पॉलिसी क्यों बनाते हो जिससे आपका जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है वो सिलेक्टिव फेडरलिज्म हो गया है। सेकंड है एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कैबिनेट कमिटीज, कि कैबिनेट कमिटीज क्यों हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टम को डिस्टॉर्ट करती हैं। और थर्ड क्या है, की रेजिग्नेशन है रीशफल इन रीसेंट इयर्स, कि जो भी कोई अच्छा काम करता है उसको रिजाइन क्यों करना पड़ता है या पोर्टफोलियो रीशफल क्यों कर देते हैं। ठीक है जी, फिर एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं। Who appoints the Prime Minister of India? हाँ जी, कौन कौन देगा जी? President of India. Second है, under which article is the Council, Union Council of Ministers directly responsible to Lok Sabha? ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में जब पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, क्यों? तो ये कंट्री को प्रॉपर्ली क्या करते हैं, ये कंट्री को प्रॉपर्ली रन करते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, देयर रोल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, जो ये काम करते हैं कैसे रिस्पांसिबल हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर। आपने नया वाला वो ग्रुप ज्वाइन किया इंस्टाग्राम वाला, उस पर डेली के क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम। बेटा आप तो स्नैप यूज करते हो? तो कल तो ये घूम रही है थोड़ी कितने क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी घूम रहे थे। हां वो 10 से लेकर मतलब कभी तो 7 से सीधा ओके पकड़ा पा रही थी, कोई क्लास नहीं थी। He has told us you were dancing there. There was no class. ना अरे डी told us ना। Yes, very good. ठीक है जी, कोई डाउट नहीं प्राइम मिनिस्टर के अंदर?
हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ये टॉपिक वैसे गवर्नर है, उसको लिखते वाइस प्रेसिडेंट। ये थर्ड हेड वाली गवर्नर सोना नहीं है मैडम। सर ये ब्रेकिंग के लिए सर एक काम करो, पेज पे आपसे कोई छोड़ जल्दी मुझे छुड़ेंगे स्टेट ले चलिए तुम्हारा जल्दी से कराया है क्या जल्दी आना नहीं था। कर दो कल आप आएंगे और जल्दी कल छुट्टियां दो ये ब्रेक भी पहले देखो 5 मिनट्स की गवर्नर का गवर्नर रहता है। तो जैसे अब आपके पास क्या है, आपके पास जैसे प्रेसिडेंट है कहाँ पे सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे, तो सेम ऑफिस एक मिनिएचर फॉर्म में अवेलेबल है कहाँ पे स्टेट लेवल पे, और उसको क्या बोलते हैं गवर्नर। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इसका स्टेट का, और प्रेसिडेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। सेकंड है ही एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्टेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केवल बोलते हैं एजेंट ऑफ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं एजेंट ऑफ सेंटर। ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके प्रेसिडेंट के स्टेट के अंदर। अच्छा इनको अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड कौन करता है कि इस बंदे को गवर्नर बनाओ, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अल्टरनेटिवली स्टेट को भी कंट्रोल कर दिया थ्रू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है। थर्ड क्या, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years बट कैन बी रिमूव्ड अर्लियर years। तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करते हैं, इनको हम पहले भी रिमूव कर सकते हैं, पर इनका नॉर्मल टेन्योर कितना है 5 years। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? लिखिए सब, अजय लिखिए। सेकंड बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की। तो इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके एडवाइस पे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 155। ठीक है जी। तो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल क्या, आर्टिकल 155। ये ऑफिस किसके प्लेजर के ऊपर होल्ड करते हैं, ही और शी होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कहता है कि इनके जो टर्म है वो 5 years होना चाहिए, पर इनकी कोई भी फिक्स टर्म नहीं है। देखो देखो जी नेक्स्ट क्या है, नो फिक्स टर्म बट यूजुअली सर्व फॉर 5 years। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो हम कहते हैं कि वैसे 5 years है पर कोई फिक्स टर्म नहीं है। और लास्ट के कैन बी ट्रांसफर टू अनदर स्टेट और रिमूव बिफोर द टर्म ऑफ इलेक्शन। अच्छा जो पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब के जो गवर्नर हैं क्या वो पंजाब के रेजिडेंट भी हैं? ऐसा क्यों है कि पंजाब वालों को भी पंजाब का गवर्नर नहीं है? गवर्नर तो बच्चे कैडर के हो गए, कैडर की तो भी पहला पहले हुई थी सर कन्वेंशन बेटा, होती हुई थी कभी ये कन्वेंशन? नहीं सर भी बागी स्टेट ही होगा है स्टेट ही रहता हूं स्टेट और तो फिर अच्छी बात नहीं है कि स्टेट की प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ, तो हम कहते हैं कि जो अगर हमने स्टेट के पर्सन को इनसाइड को स्टेट का गवर्नर बना दिया तो एलिमेंट ऑफ पार्शियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टेट से पार्शियलिटी करेगा ना। अब हो सकता है कि सेंटर को भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेकर आनी हो पर स्टेट लोग हैप्पी ना हो, तो ये अपनी पोजीशन सेव करने के लिए वो पॉलिसी अप्लाई ना करें। यस 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 सॉवरेनिटी सभी सॉवरेनिटी कहने की गल है ना अपनी बच्चे, जिथे बॉर्डर एरियाज है ना, जिथे बॉर्डर स्टेट्स हैं उत्थे तो है ना। सेंटर हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सॉवरेनिटी की आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, पर अगर आपने किसी के साथ पॉलिसी साइन की है या कोई लूप साइन किया तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना। नहीं, सेंटर कह रहे हैं वो, गवर्नर नहीं बोला, सेंटर बोला उन्होंने। ये हेड है ना स्टेट का। बेसिकली द सेंटर द डायरेक्शंस को हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट करना। तभी तो इसको बोलते हैं एजेंट ऑफ सेंटर, तभी तो बोलते हैं एजेंट ऑफ सेंटर। तो 355 आर्टिकल नहीं नहीं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो सबका सेम ही है तकरीबन। पहला तो देखो सेम ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा 35 इयर्स ऑफ एज। थर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ का शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कोई भी पर्सन जो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा
या स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है वो गवर्नर नहीं बन सकता। तो कोई पॉलिटिकल पर्सन गवर्नर नहीं बन सकता। तो गवर्नर बनते कौन है? आपने देखा होगा जो मेजरली आईएएस रिटायर्ड है ना वो गवर्नर बनता है पार्टी ऑफिस। तो कल को आप पीसीएस क्लियर करके अगर आप आईएएस बनोगे 10 12 15 18 साल बाद, उसके बाद आप रिटायर होगे, तो अगर आपकी सरकार होगी और सरकार के अंदर आपकी अच्छी पहुंच होगी तो आप गवर्नर बन सकते हो। उस टाइम में डुबी अच्छी लगती है, मैं फोन करके देते क्या गवर्नर के नाम पे छाप देता तो पंजाब की बात नहीं करते। ये मैडम कहाँ से पंजाबी बोल रहे क्यों है दिल्ली से फोन करके मैडम रिमेंबर इन द क्लास टेबल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है जी, तो कोई पॉलिटिकल पर्सन गवर्नर नहीं बन सकता। नेक्स्ट आपका ये पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं गवर्नर की। सबसे पहले आपकी आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या अपॉइंट सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो जी इसको लिखो एक करके एग्जीक्यूटिव पावर में ही और अपॉइंट्स सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे आपका प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? पीएम और उसके काउंसिल को सेंट्रल लेवल पे, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे सीएम और काउंसिल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। सेकंड है एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू स्टेट ऑफिशियल्स। तो जो भी ओथ ऑफ ऑफिस है स्टेट ऑफिशियल्स उसको कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर। आप थर्ड आपका है ओवरसीज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। क्या करते हैं? जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन ओवरसी करता है? गवर्नर ओवरसी करता है। किसके बिहाफ के ऊपर? प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर। तो ऐसे पढ़ाना ज्यादा फन है ना बोर्ड से। लिखिए आपने सबने एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर सेकंड है जी लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर। तो ये क्या करते हैं? समन करता है, प्रोरोग करता है और डिसॉल्व करता है किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। तो जैसे प्रेसिडेंट आपका समन करता है और डिसॉल्व करता है, उधर प्रोरोगेशन की पावर किसके पास है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। तो यहाँ पे किसके पास है? गवर्नर के पास। चलाने के बच्चे स्पीकर एंड चेयरमैन। प्रोरोग होता है आपका एडजर्नमेंट की पावर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पे क्या है? गवर्नर का पावर है। सेकंड क्या? गिव्स असेंट टू बिल्स और रिजर्व्स देन फॉर द प्रेसिडेंट। तो कोई भी बिल अगर एक्ट बनेगा तो उसकी फाइनल पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। वो क्या करेगा? या तो बिल को असेंट देगा या फिर उसको रिजर्व कर लेगा अगर वो इंपॉर्टेंट बिल है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है जी। फिर थर्ड बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। उसमें क्या क्या? ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज एंड रिमिशंस। आर्टिकल 161 में तीन तरह की इसके पास पावर है। पार्डनिंग की कौन सी है? या तो पार्डन देगा या रिप्राइज देगा या रिमिशन देगा। हमने प्रेजेंट में की है चीजें। नेक्स्ट क्या है? सीएम और रिस्पाइट है उधर। तो कॉम्पिटिशन। हाँ, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या? अपॉइंट स्टेट एडवोकेट जनरल एंड जुडिशरी मेंबर्स। तो एडवोकेट जनरल कौन सा है? सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का एडवोकेट, उसको क्या बोलेंगे? एडवोकेट जनरल। और जो भी जुडिशरी के मेंबर्स हैं उसको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे। और लास्ट में अगर हम डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें, कैन डिसमिस अ गवर्नमेंट इफ नो मेजॉरिटी इज सिक्योर्ड। तो अगर आपकी स्टेट के अंदर जो पार्टीज इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रही हैं, अगर रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो उसको डिसमिस कर देगा। क्यों? क्योंकि स्टेट के अंदर जो पार्टी रूल करेगी उसके पास मेजॉरिटी ऊंची होगी। ठीक है। सेकंड क्या है? सेंड रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो जो आपकी प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में लगती है वो किसके कहने के ऊपर लगती है? गवर्नर के कहने के ऊपर। ये रिपोर्ट सेंड करेंगे और क्या होगा? और इमरजेंसी के अंदर लग जाएगी। लास्ट क्या है? एक्ट्स इंडिपेंडेंटली इन केस ऑफ हंग असेंबली। व्हाट इज हंग असेंबली? तो कौन है? अगर मेजॉरिटी नहीं है तो पावर में कौन है? हमने बोला कि इलेक्शंस हुए, ठीक है जी, इलेक्शन हुए। अब दो थी, एक थी रूलिंग पार्टी, एक है ऑपोजिशन पार्टी। अब जो रूलिंग पार्टी कहती है कि मैं रूल करना चाहती हूँ, मेरे पास मेजॉरिटी है, तो जब हमने चेक किया इनके पास इस टाइम पे मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है। या तो गवर्नमेंट को बोलेगा कि 2 महीने का हम आपको टाइम देते हैं, फ्लोर टेस्ट पास कर लो, अपनी सरकार ले आओ। अगर ये फिर भी सरकार फॉर्म नहीं कर पाए मेजॉरिटी से, तो गवर्नर
किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी डिक्लेयर करके उसको पावर देगा, या फिर गवर्नर जो पिछली बारी की मेजॉरिटी वाली पार्टी है उसको दोबारा कहेगा सरकार फॉर्म, इसको बोलते हैं हंगर सिंबल। इलेक्शन तक रानी इलेक्शन हाँ हाँ होंगे 2 महीने के टाइम के बाद, उसको क्या बोलेंगे हंगर सिंबल, ये भी लेटर दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप विद स्टेट गवर्नमेंट। अगर बात करें गवर्नर की तो यहाँ पे क्या है, गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट किसके एडवाइस के ऊपर काम करते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम। तो सेम काम ही गवर्नर करता है, किसकी एडवाइस के ऊपर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। सेकंड क्या है, हाउएवर कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन डिस्क्रिशनरी मैटर्स। जो आपने डिस्क्रिशनरी पावर्स लिखी हैं उसके अंदर ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, इनको किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है। और थर्ड क्या है, रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है स्टेट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन है स्टेट के अंदर, तो कौन रिपोर्ट देगा, गवर्नर रिपोर्ट देगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सबने नोट कर लिया तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट है जी रिमूवल ऑफ गवर्नर। इसको रिमूवल कौन करेगा या रिमूव कौन करेगा, तो इसका कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होगा लाइक प्रेसिडेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, पर कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑफिस किसके प्लेजर के ऊपर होल्ड करता है, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फॉर्मली इम्पीच करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे आज आपका जो पोजीशन है आपसे वापस नहीं करती है, अब आपको इस पोजीशन से निकाल दिया जाता है। और नेक्स्ट है कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 146 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कभी भी इनको रिमूव कर सकते हैं, और कोई भी ग्राउंड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है इनके रिमूवल के लिए। नो स्पेसिफिक ग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करते हैं, तो कोई भी इनके पास ग्राउंड नहीं है रिमूवल के लिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं अगर गवर्नर के लिए, तो वी हैव सम आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल क्या है 153, वो क्या कहता है, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। वो कहता है कि होना चाहिए हर स्टेट के लिए। ठीक है, तो कहां लिखा है, आर्टिकल 153 में लिखा है। आर्टिकल 154 में क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। कि जो भी सरकार है उसकी फाइनल अथॉरिटी कौन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और वो कौन है, गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। लास्ट फिर नेक्स्ट क्या आपका आर्टिकल 155 में किसकी बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कौन करेगा अपॉइंट, प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आपका आर्टिकल 161 है गवर्नर्स पावर टू ग्रांट पार्डन्स। तो गवर्नर के पास 3 तरह की पार्डन पावर है, तो पार्डन प्रिस्क्राइब रिमिशन, वो किसके पास है, गवर्नर के पास है। फिर आपका जी आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो यहाँ पे कौन सी काउंसिल की बात कर रही है, स्टेट के काउंसिल की बात कर रही है। तो स्टेट काउंसिल को हेड कौन करता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर, दैट इज सीएम। लास्ट क्या है आपका आर्टिकल 356 गवर्नर रिकमेंड्स प्रेसिडेंट्स रूल इन केस ऑफ स्टेट फेलियर। अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो जाए, तो रिपोर्ट किसको जाती है, रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट को। और स्टेट के अंदर क्या लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है कि यहाँ लिखिए सबने। नेक्स्ट आपके की केस लॉज इन प्रेसिडेंट्स। तो पहला क्या है आपका इसका बोमाई केस, वो क्या कहते हैं, लिमिटेड द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन एंड रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल। तो कहते हैं कि गवर्नर तो खुद ही अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। एजेंट किसका है, सेंटर का है। तो अगर किसी भी स्टेट को कंट्रोल करना है तो गवर्नर का सॉवरेन पावर नहीं होनी चाहिए कि वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख दे और वहां पे क्या करे, इमरजेंसी स्टेट में लग जाएगा। ठीक है जी। सेकंड केस आपका है नबाम राबिया केस 2016 का है। इसमें क्या गवर्नर कैन नॉट एक्ट यूनिलेटरली अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिलेटरली, अकेला। बायलेटरली क्या होता है, कंबाइंड। तो गवर्नर यूनिलेटरली कोई भी रिपोर्ट नहीं दे देगा। और एक और केस क्या है बीपी सिंगल केस, उसमें क्या कहते हैं कि गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरली बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कि यूनियन गवर्नमेंट को कोई ना कोई आपको बताना पड़ेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट साहब सुबह उठे और गवर्नर को रिमूव कर दो। उन्होंने बोला कि ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक
लिया आपने तीनों के नजर लिए मैं recent developments में क्या है, there is an increased controversy over governor's role in state politics. जो गवर्नर का रोल है स्टेट पॉलिटिक्स में, उसमें बार बार कंट्रोवर्सी आती है. सेकंड क्या है, डिबेट्स ऑन फिक्सिंग द टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस. वो कहते हैं इनका टेन्योर फिक्स करो. जब कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल लिखे हैं तो ये नहीं है कि आप जब मर्जी को रिमूव कर दो, पर आपने कोई भी रिमूवल प्रोसेस नहीं आपने इनिशिएट किया. आपने क्या बोला कि फिर फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का प्लेजर है. और थर्ड है ग्रोइंग डिमांड्स फॉर गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस. कि गवर्नर अपनी मनमर्जी से ये नहीं बोलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया. लोगों ने सरकार को एक स्टेट को उनको मौका मिलना चाहिए, गवर्नर के रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को ना लगे. Conclusion में we have the governor is the key constitutional authority in the state governance. It plays a double role. एक तो ceremonial head है किसका, स्टेट का, और एक किसका है, सेंटर का है. It balances state autonomy and central oversight. इस स्टेट की autonomy को भी प्रोटेक्ट करता है और सेंटर स्टेट को कंट्रोल भी करता है थ्रू दिस ऑफिस. ठीक है जी, तो ये आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर. तो नाउ टेक अ ब्रेक और लास्ट में करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर. टेक अ ब्रेक.